जय हिंद एस्पिरेंट कम्युनिटी। यूपीएससी क्लब में मैं विराज मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं एंड विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर। मैं आशा करता हूं कि इस वर्ष आप लोग सब अपना नाम उस होली पीडीएफ में ज़रूर पाएं। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ऐसे कैसे। तो सिंस बीपीएससी में ये लास्ट बीपीएससी में ये इंट्रोड्यूस हुआ था, तो अभी भी लोगों के मन में बहुत कन्फ्यूजन है लाइक ऐसे लिखे कैसे, स्पेशली उन लोगों के लिए जो यूपीएससी के माध्यम से नहीं आते हैं, दोज हु आर नॉट कमिंग फ्रॉम द यूपीएससी बैकग्राउंड, जो डायरेक्टली बीपीएससी में ही घुस रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, यूपीएससी से ज़्यादा टफ है बीपीएससी का ऐसे पेपर बिकॉज ऑफ टू वेरी इंपॉर्टेंट रीजन्स। सबसे उन रीज़न में जाने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि ऐसे पेपर जो बीपीएससी डिमांड करती है वो है क्या। तो आपके पास 3 घंटे हैं और उस 3 घंटे में आपको 3 ऐसे लिखने हैं एंड यू विल बी गिवन 10 to 11 पेजेस टू राइट पर ऐसे। सो आपको एक ऐसे में लाइक 10 पेजेस मिलता है विच इज़ डिसेंट इनफ। 1 घंटे में आपको एक ऐसे लिखना है 10 पेजेस का एंड उसमें से एक ऐसे का टॉपिक आपको ऐसा मिलता है जो कि बेस्ड होता है मैथिली या भोजपुरी लोकोक्ति या मुहावरे के ऊपर। दिस पर्टिकुलर सेक्शन मेक्स इट डिफ़िकल्ट दैन यूपीएससी बिकॉज यूपीएससी में आपको 2 ऐसे लिखने हैं 3 घंटे में, तो आपका थॉट प्रोसेस है ना वो सिर्फ 2 ऐसे में ही इंक्लाइंड होता है। वहीं पे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको 3 ऐसे में आपको थॉट प्रोसेस डिवाइड करना पड़ता है एंड देयरफॉर टाइम मैनेजमेंट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम मैनेजमेंट, अब जो टॉपिक्स आते हैं आपके मैथिली या भोजपुरी के लोकोक्तियों के, उनको समझना खुद में एक बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। तो हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि जो क्वेश्चन पेपर आपके सामने आए मेन एग्जाम हॉल में, तब आपका साइकोलॉजी कैसा होना चाहिए, तब आपका मेंटल सेटअप कैसा होना चाहिए कि आप अप्रोच कैसे करेंगे उन पेपर्स को। इस पूरे ऐसे डिस्कशन में एंड में आप देखोगे कि आपका जो अप्रोच है ना वो बहुत साइंटिफिक और सिस्टमैटिक हो जाएगा एक पेपर की तरफ। एंड 68 में मुझे इंटरव्यू कॉल आया था, बट सिंस आई वाज ऑलरेडी इन सर्विसेज तो मैं इंटरव्यू नहीं दे रहा हूँ। बट मेरा ये मानना है कि पर्टिकुलरली ऐसे पेपर के कारण वो चीज़ हुआ होगा। तो जैसा कि आप समझ गए कि आपके 3 घंटे में 1 घंटे पर ऐसे आपको मिलेंगे। टॉपिक सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और अगर 10 पेजेस हैं, मैं अज्यूम करके चलता हूँ कि एक पेज में आप 2 पैराग्राफ लिखोगे एंड दैट इज़ अ वेरी गुड फॉर्मेट टू राइट एसेज। तो आपके पास 20 पैराग्राफ हो गए। 20 पैराग्राफ में आप 4 पैराग्राफ्स में इंट्रोडक्शन डालोगे, 16 to 18 पैराग्राफ में आपकी बॉडी आएगी एंड 4 पैराग्राफ में कंक्लूजन जाएगा। अब ये जो कंक्लूजन होता है ना, कंक्लूजन, इंट्रो और बॉडी, इसमें क्या लिखें ये भी एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा हम लोग का। तो कंक्लूजन हमेशा इंट्रोडक्शन के लाइंस पे होते हैं। जैसे अगर आप इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं थ्रू अ पोएम, ट्राई एंड एंड कंक्लूजन ऑन अ पोएम। इफ़ यू आर स्टार्टिंग एन इंट्रोडक्शन फ्रॉम स्टोरी, ट्राई एंड एंड द कंक्लूजन ऑन दैट सेम नोट, लाइक आप कनेक्ट कर दो स्टोरी से। जैसे कि आप देखेंगे मैं जो पेपर शेयर करूँगा आपके साथ अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे सेकंड से में यही अप्रोच अडॉप्ट किया गया है। जो स्टोरी से इंट्रोडक्शन शुरू हुई थी उसी स्टोरी पे जाके मैंने ऐसे को कंक्लूड किया है। एंड ये बहुत स्टैंडर्ड तरीका होता है किसी स्टोरी को एंड करने का। और ये तरीका इंट्रोड्यूस किया था जॉर्ज ऑरवेल सर ने। लाइक इंट्रोड्यूस तो किसी और ने किया होगा, लाइक इसको मास्टर किया था जॉर्ज ऑरवेल सर ने। जॉर्ज ऑरवेल सर की 2 फेमस बुक है, 1984, आप लोग जरूर पढ़िएगा ये बुक। ये कम्युनिज्म के क्रिटिक है, तो उस पर बेस्ड ये बुक है। और एक बुक है एनिमल फार्म। दोनों काफ़ी अच्छी लिखी हुई बुक है। और इस पर्टिकुलर 2 बुक के अगर आप राइटिंग स्टाइल देखोगे ना, दैट इज एन आइडियल वे ऑफ राइटिंग एसेज। इसके अलावा जॉर्ज ऑरवेल सर के इन दोनों बुक्स के अलावा अगर कोई थर्ड बुक है जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ऐसे के पढ़ने के लिए, वो है 101 वेज टू थिंक, ऐसा कुछ नाम है। लाइक आई शेयर दिस बुक ऑन माई टेलीग्राम चैनल। आप लोग जो लोग नहीं जुड़े हो, आप लोग उस चैनल से जुड़ जाइए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो ये हम लोग का बेसिक्स हो गया। अब आते हैं हम लोग कि नेचर क्या होता है ऐसे राइटिंग का। तो
यूपीएससी में भी पहले का ट्रेंड ये था कि आपको जो नेचर था वो बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट वाइज होता था। आई मीन अब पॉलिटिकल्स ऐसे का टॉपिक दे दिया, जैसे फ्रिक्शन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, बहुत बार इकोनॉमिक टॉपिक दिए जाते थे। बट आजकल ये ट्रेंड चेंज हो रहा है। आजकल जो नेचर ऑफ ऐसे टॉपिक्स हैं इट इज़ टर्निंग मोर फिलोसफिकल। इनफैक्ट बीपीएससी में भी जो आपके टॉपिक्स हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं, तो बीपीएससी में जो ऐसे के टॉपिक्स हैं, फॉरेस्ट क्रिएट्स इट्स ओन ट्रीज, इट डज नॉट वेट फॉर पीपल टू थ्रो सीड्स, लिटरेचर इज नॉट ओनली अ सोर्स ऑफ नॉलेज बट ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ मोरल एंड सोशल एक्टिविटी। ये काफ़ी डायरेक्ट टॉपिक था, इसमें फिलोसफिकल नहीं है, ये लिटरेचर के ऊपर ही है और आपको बताना है एग्जाम्पल्स के थ्रू कि लिटरेचर ने कैसे इन्फ्लुएंस किया है। परफॉर्म योर ऑब्लिगेटरी ड्यूटी बिकॉज एक्शन इज इंडीड बेटर देन इन एक्शन। ये भी बहुत ज़्यादा डायरेक्ट था, ज़्यादा फिलोसफी जानने का ज़रूरत नहीं था, बट वही ड्यूटी के ऊपर है, तो फिलोसफी में बहुत ज़्यादा डिस्कस हुआ है ये चीज़, ड्यूटी, राइट्स, लाइक डियोंटोलॉजी, ये सब बहुत डिस्कस हुआ है फिलोसफी में। गुड आर्ट शुड इल्यूमिनेट आर एक्सपीरियंस और रिवील ट्रूथ्स। ये थोड़ा ज़्यादा डेप्थ चाहिए था इस टॉपिक को लिखने के लिए। तो आप देख रहे हो ना कि स्टैंडर्ड्स काफ़ी बढ़ रहे हैं टॉपिक्स के, और पहला वाला तो प्योरली फिलोसफिकल था, उसको आप ऐसे इंटरप्रेट ही नहीं कर सकते थे। अगर मैं सेकेंड सेक्शन में दिखाऊँ जो टॉपिक्स थे हमारे, वो एक डायरेक्ट टॉपिक था, वी आर नॉट मेकर्स ऑफ हिस्ट्री, वी आर मेड बाय हिस्ट्री। तो इसमें आपको वही हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट, जो स्टूडेंट्स हिस्ट्री ऑप्शनल से बिलोंग करते हैं या जिनकी बैकग्राउंड हिस्ट्री के रही है, वो काफ़ी अच्छा लिख पाएंगे ऐसे। फिर ये भी बहुत डायरेक्ट इंटरनेट के ऊपर था, थॉट इज द बेस ऑफ लाइफ, अगेन फिलोसफिकल। और थॉट जो सेक्शन है ना, जो सिर्फ टॉपिक है थॉट, इस पे इतने बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एसेज पूछे गए हैं, बिकॉज आप सोचो कि एसे कम्स फ्रॉम थॉट, एसे मीन्स फ्री फ्लो ऑफ थॉट्स, एंड थॉट पे ही लिखने के लिए आपको कह रहा है, थॉट इज द बेसिस ऑफ लाइफ। इस बार भी यूपीएससी में एक टॉपिक आया था, दोज हु वंडर आर नॉट लॉस्ट। तो वो भी कहीं ना कहीं थॉट ओरिएंटेड था, थॉट ही हम लोग का हर चीज़ शेप करता है। एंड इस टॉपिक पे उन्होंने एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है, आई थिंक देयरफॉर आई एम, कॉगिटो एर्गो सम, रेने डेकार्टेस का कोट है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कोट है वो। एजुकेशन सीकिंग चेंज आफ्टर कोविड, ये भी डायरेक्ट टॉपिक है एजुकेशन के ऊपर। तो तीन डायरेक्ट टॉपिक थे बेसिकली, एंड वन फिलोसफिकल टॉपिक थे। देखो फिलोसफिकल टॉपिक हमेशा आपको रिवॉर्ड करेंगे अगर आप उसको जस्टिफाई करते हो टॉपिक को, तो ये बात याद रखिएगा। मुझे भी ये कन्फ्यूजन थी कि इस दोनों में लिखने का, मैं अगर हिस्ट्री का बैकग्राउंड का नहीं होता स्टूडेंट तो मैं इसी को लिखता, थॉट इज द बेस ऑफ लाइफ। तो तीसरी सेक्शन आती है बिहार की, वो उसे में क्या वो लोकोक्तियाँ भी हैं, एंड दिस एन आयरनी दैट जिस स्टेट की एग्ज़ाम हम लोग दे रहे हैं उस स्टेट का जो लोकल लैंग्वेज है वही सबसे टफ सेक्शन माना जाता है। तो ये एक आयरनी भी है हमारे ऊपर एंड हमारी सोसाइटी के ऊपर, जिन्होंने मदर लैंग्वेज या फिर मदर टंग में कॉन्वर्सेशन करना नहीं सिखाया, बट जो है वो है। अब देखिए, धर्म के बिना विज्ञान नांगड़ है, विज्ञान के बिना धर्म आनर्च है। तो ये मैथिली में टॉपिक है, वही जो आइंस्टाइन ने कोट कहा था कि साइंस विदाउट रिलीजन इज़ लेम एंड साइंस विदाउट रिलीजन इज़ ब्लाइंड, ऐसा कुछ था आइंस्टाइन का कोट, उसी का मैथिली वर्जन है। बाकी तीन टॉपिक मुझे समझ में नहीं आया था एग्जाम हॉल में, तो मैं इसे पढ़ने भी नहीं गया। पानी में मचरिया, नाव नाव लोटिया बखेरा, अगीला खेती आगे आगे, पछीला खेती भागे भागे, भागे जागे। तो ये जो टॉपिक्स है ना, ये मुझे समझ में नहीं आया था एग्जाम हॉल में, एक ही टॉपिक समझ में आया तो मैं उसी पर लिख के आ गया हूँ। बट अगर वही मैं बता रहा हूँ कि ये हर बार हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम चारों में से कुछ टॉपिक समझ में ना आए आपको, तो आप वर्स्ट सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहिएगा। तो जैसे आप इन चारों टॉपिक्स है ना, इन चार टॉपिक्स पे आप ब्रेनस्टॉर्म कर लीजिएगा, तो आपके पास ऑलरेडी 4 फेमस लोकोक्ति एंड प्रोवर्ब्स हैं। थोड़ा गूगल सर्च कीजिएगा कि कहाँ से ये लिया गया है, कोई अगर आपको सोर्स मिलता है तो वहाँ से एक बार देख लीजिएगा। बट ऐसा ना हो सिचुएशन कि आपके पास टॉपिक्स हैं, आपको चारों में चारों समझ में ना आया हो, देन इट विल बी अ डिजास्टर इन द एग्जाम हॉल। तो ये था मूल क्वेश्चन पेपर का ढांचा। अब आते हैं टाइम मैनेजमेंट के ऊपर
एंड कैसे अप्रोच करें पेपर को। तो पेपर अप्रोच करने का दो तरीका होता है, एक होता है टाइम मैनेजमेंट और दूसरा होता है स्पेस मैनेजमेंट। तो स्पेस मैनेजमेंट ठीक है, उतना बड़ा इशू नहीं है, बट टाइम मैनेजमेंट बहुत लोगों के लिए बहुत बड़ा इशू है। अब टाइम मैनेजमेंट हम लोग ऐसे तो सिंपल है, आप बोल दो 1 घंटे एक ऐसे को दो, बट क्या ऐसा हो पाता है, क्या एग्ज़ाम में ऐसा ट्रांसलेट कर पाता है? तो वो चीज़ के लिए प्रैक्टिस चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या बोलूँगा, 10 मिनट एग्ज़ाम से 10 मिनट पहले आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन पेपर आएंगे। तो द फर्स्ट थिंग दैट यू डू इज़ दैट यू चूज़ दी मैथिली और भोजपुरी टॉपिक, जो थर्ड पार्ट है ना ऐसे का, वो आप सबसे पहले चूज़ कर लें उस 10 मिनट में। लाइक लेट्स से इफ योर एग्जाम इज स्टार्टिंग एट 9, 8:50 में आप लोगों को क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। उसको ब्रेनस्टॉर्म मत कीजिए, बट आप ये चूज़ कर लीजिए टॉपिक कि किस टॉपिक में मुझे लिखना है। ब्रेनस्टॉर्मिंग होगा बाद में, पहले आप सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट करके उस टॉपिक को वहीं पे छोड़ दो। नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, आप फर्स्ट ऐसे जो है, जो फर्स्ट 4 ऐसेज हैं, उस ऐसे टॉपिक्स पे आओ और वहाँ पे एक टॉपिक सेलेक्ट कर लो और फिर उस पर ब्रेनस्टॉर्म करना स्टार्ट कर दो। ये गोल्डन रूल है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि आप जो सेकेंड ऐसे है ना, उस पर आप लोग जंप मत करना, उसको पढ़ने मत जाना। जब आप 3 आइडियाज़ पढ़ रहे होते हो ना एक टाइम पे, आपको लगेगा कि यार ठीक है ये भी अटैम्प्ट कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, बट आप देखोगे कि उसके बाद फिर आपके पॉइंट्स ही जनरेट नहीं हो पाए। तो फ्रेश माइंड से जस्ट चूज़ द टॉपिक ऑफ मैथिली एंड भोजपुरी, तो क्वेश्चन नंबर 3, एंड फिर पहला क्वेश्चन का टॉपिक चूज़ करके आप उस पर ब्रेनस्टॉर्म करना स्टार्ट कर दो कि क्या लिखोगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब हो गया कि आप उसमें क्या लिखोगे। जो 20 पैराग्राफ्स होंगे आपके, वो पैराग्राफ किस तरह फ्लो करेंगे वो आपको डिसाइड कर लेना है। अभी तक मैं सेकंड ऐसे टॉपिक पे मैं जाऊंगा ही नहीं, मैं उस पर कब जाऊंगा, जब मेरा पहला ऐसे का पेपर कंप्लीट हो जाएगा तब। अब आते हैं अगले इशू पे, स्पेस मैनेजमेंट। तो जैसा कि आप देख रहे हो ये एग्जाम हॉल का एग्जैक्ट पेपर है जो उन्होंने दिया था। अब इस पे आते हैं, स्पेस मैनेजमेंट करना कैसे है। जैसे ये देखो, यहाँ पे आप टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हो, तो इस पेज में ना आप जस्ट टिक करके छोड़ दो कि अच्छा मैं इस टॉपिक पे लिखने वाला हूँ। यहाँ पे कुछ लिखने का ज़रूरत नहीं है। सिंस उस टाइम ये शीट मेरे लिए नया था तो मैं यहाँ पे टॉपिक लिख दिया था, बट आप यहाँ पे टॉपिक मत लिखना, ये गलती मत करना। आप डायरेक्ट टॉपिक को इस जगह पे लिखना, टॉपिक की हेडिंग देना जिस तरह मैंने लिखा है, कैप्स में अंडरलाइन इट। उसके बाद जाके जो आपका इंट्रोडक्शन होगा वो थोड़ा गैप देके आप स्टार्ट कर सकते हो लिखना। तो ये होगा स्पेस मैनेजमेंट, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या करोगे कि आप जैसे आप देख रहे हो ना, मेरे एक पेज में 2 पैराग्राफ है, 2 पैराग्राफ इन 1 पेज। ये 2 पॉइंट एकदम ध्यान रखना। फर्स्ट पॉइंट कि उस पेज को छोड़ के आप हेडिंग लिखोगे नेक्स्ट पेज पे, कैप्स में अंडरलाइन इट, एंड एक पेज में आपको 2 पैराग्राफ ही लिखना है, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। हो सकता है कुछ पैराग्राफ ऐसे जाएं जहाँ पे आप नहीं लिख पाओगे, तो दैट इज़ ओके, उसमें कोई इशू नहीं है। बट ट्राई एंड एंड योर एसेज इन द सेम पेज। जैसे यहाँ मैंने ऐसे एंड किया, फिर आप देखोगे नेक्स्ट पेज में 2 पैराग्राफ, पैराग्राफ नंबर 1, पैराग्राफ नंबर 2, और ऐसे में एंड हो रहा है यहाँ पे, मतलब सॉरी पैराग्राफ में एंड हो रहा है यहाँ पे। तो ये चीज़ आपको करना है, ठीक है, सेम फॉर्मेट। अब देखो इस पेज में क्या हुआ, इस पेज में मुझे स्पेस नहीं मिल पाया कि मैं 2 पैराग्राफ क्रिएट कर सकूं, तो मैंने एक ही पैराग्राफ लिखा है और यहाँ पे मैंने एंड किया है। अब बहुत लोग के साथ ना फ्लो में इशू आता है, तो बहुत लोग क्या यूज़ करते हैं, कीवर्ड्स या फिर अपने ऐसे को तोड़ देते हैं कुछ पार्ट्स में और उसमें सब हेडिंग बना देते हैं। दैट इज़ ऑल्सो अ वे ऑफ राइटिंग एन ऐसे। बट अगर आपका फ्लो अच्छा है, अगर आपको लिखने आता है, तो आई हाईली एडवाइज यू नॉट टू ब्रेक द ऐसे इनटू पार्ट्स। आप अंडरलाइन कर दो, आप बॉक्स बना दो, बट मेंटेन द फ्लो इन द पैराग्राफ फॉर्म। इससे क्या ना, बहुत रीडेबिलिटी काफ़ी ईजी हो जाती है। जैसे अगर आप किसी रोड पे बाइक चला रहे हो, इमेजिन अ रोड जो स्मूथ है, जहाँ पे स्पीड ब्रेकर्स नहीं है, और दूसरा कोई एक रोड आता है जहाँ पे बहुत सारे स्पीड ब्रेकर्स हैं, तो आप जनरली स्मूथ रोड प्रेफर करोगे ना ट्रैवल करने के लिए। तो वही ऐसे में भी ट्रांसलेट करता है। बट अगर वो स्मूथ रोड इतना स्मूथ आप ले जा रहे हो उसको दैट ओवर स्पीडिंग ना हो जाए, स्पीड ब्रेकर में उसी डालते हैं कि ओवर स्पीडिंग ना हो जाए, तो बहुत लोग फ्लो मिस कर देते हैं।
बहुत लोग टॉपिक से भटक जाते हैं, तो उनके लिए आई एडवाइस दैट आप वो सब हेडिंग्स दे के ऐसे लिख सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो वन वे। तो ये है स्पेस मैनेजमेंट का इशू। आप देख रहे होगे इस ऐसे में जब मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि ठीक है लिखना चाहिए, तो जब मैं थर्ड ऐसे लिख रहा था ना, सिर्फ मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, टिक मारा यहाँ पे, और नेक्स्ट पेज में मैंने जाके हेडिंग डाले, अंडरलाइन किया, थोड़ा गैप छोड़ के मैंने पैराग्राफ स्टार्ट किया। एंड योर फर्स्ट पैराग्राफ इन द फर्स्ट पेज, यहाँ पे पैराग्राफ एंड हो रहा है। फिर हर पेज में मैं 2 पैराग्राफ ले जा रहा हूँ, 1 पैराग्राफ यहाँ पे, 2 पैराग्राफ यहाँ पे, और ये एंड हो रहा है यहाँ पे। तो आई थिंक ये आंसर कर देता है इस इशू को, स्पेस मैनेजमेंट वाला इशू को। अब रेफरेंस के लिए मैं अपना कॉपी शेयर कर दूंगा डेफिनेटली, बट देर आर सम वेरी गुड ऐसे कॉपीज दैट आर देयर। टेलीग्राम चैनल पे मैं कुछ ऐसे कॉपी ज़रूर शेयर करूंगा आपके साथ, जिसको आप एज अ रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं। एक तो विक्रम ग्रेवाल सर के ऐसे, इनके 161 मार्क्स थे, विच इज़ वन ऑफ द हाइएस्ट इन यूपीएससी हिस्ट्री, 161 मार्क्स इन ऐसे। एंड 2023 में हर्ष अग्रवाल, इनके 145 मार्क्स थे, 2022 सॉरी, यूपीएससी, ये यूपीएससी 2018। तो 145 मार्क्स इज ऑल्सो वेरी गुड मार्क्स कंसिडरिंग द मार्किंग स्कीम ऑफ लास्ट ईयर। तो इन दोनों कॉपीज़ भी मैं शेयर कर दूंगा। अब इनके ऐसे को एनालाइज कैसे करना है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू आता है। तो अब जैसे आप विक्रम ग्रेवाल सर के एसेस पढ़ रहे हो, तो नॉर्मल हम लोग क्या होता है कि टॉपिक देखें और हम लोग ऐसे पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। आप लोग वो गलती मत करो। ऑलरेडी आप लोग 10 12 ग्रेजुएशन करके आए हो, लिखने की हैबिट है, तो जिन टॉपिक्स पे सर ने एसेस लिखे हैं आप वो टॉपिक पढ़ो, ब्रेनस्टॉर्म करो कि आप क्या लिखते हो उस ऐसे में, आपके आइडियाज़ क्या होते हैं उस ऐसे में। उसके बाद आप इनके पॉइंट्स पढ़ो, आर्ग्यूमेंट्स पढ़ो, और फिर मैच करो आपका और इनका स्टैंडर्ड। ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है ऐसे इवैल्यूएशन का। तो इन्होंने 6 एसेज लिखे हैं, लाइक 6 पे कॉपीज़ लिखे हैं, तो उसमें 12 एसेज है, और इनके भी लाइक 3-4 एसेज तो हैं ही। तो यू हैव अ कलेक्शन ऑफ 20 गुड एसेज विथ यू। आप लोग अपना टेस्ट कर सकते हो उनके साथ। और बहुत लोग इसमें क्वेश्चन पूछते हैं ना कि क्या हमें ज्वाइन करना चाहिए टेस्ट सीरीज़ वगैरह। देखो ऐसे के लिए टेस्ट सीरीज़ आप लोग ले सकते हो अगर आप बहुत अर्ली स्टार्ट कर रहे हो अभी प्रिपरेशन में, बट वंस यू नो द नैक ऑफ राइटिंग एसेज, उसके बाद फिर आपको खुद समझ में आने लगेगा कि आर्ग्यूमेंट जनरेट कैसे हो रहा है, आप बढ़िया लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो। आप अपने जो आपके साथ दोस्त हैं, कंपेनियंस जो भी हैं आपको, आप उनको शेयर करके उनका व्यूज़ ले सकते हो, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा इवैल्यूएशन होता है। अब आता है कंटेंट पार्ट पे कि ऐसे की कंटेंट पार्ट हम लोग कंटेंट जनरेट कहाँ से करें। लाइक आप लोग पढ़ते होगे ऐसे, बहुत लोग बहुत लिमिटेड नॉलेज के साथ बहुत अच्छे आइडियाज़ पे शेयर करते हैं। तो देखो जहाँ तक कंटेंट की बात है एसेस की, वो आपको पढ़ के ही आएगा। तो आपकी जो जीएस की नॉलेज है वो एक ऐसे का बेस की तरह काम करेगा। वहाँ से आप डेटा स्टार्ट करोगे, वहाँ से आप अपने व्यू पॉइंट्स बनाओगे, और उसको ऐड ऑन करने के लिए जो इंग्लिश अच्छे बोलते हैं ना कि फ्लावरी लैंग्वेज जनरली डजेंट गेट यू मच मार्क्स, बट योर आइडियाज़ गेट यू मार्क्स। तो बहुत लोग फ्लावरी लैंग्वेज पे फोकस करना चाहते हैं। आप सिंपल ग्रामर रखो, बट आइडियाज़ अच्छे दो, आर्ग्यूमेंट्स अच्छे दो। एंटायर ऐसे जो होता है वो एक हीगल की कॉन्सेप्ट है। हीगल एक फिलोसफर थे, वो बोलते हैं कि कोई आइडिया है, थीसिस स्टेटमेंट है, लोग इसका एंटीथेसिस देते हैं, फिर ये सिंथेसिस बनता है। सिंथेसिस इज द एक्सट्रैक्टिंग गुड पॉइंट्स आउट ऑफ थीसिस एंड एंटीथेसिस। आपको ऐसे में यही चीज़ करना है। अब इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन जब हम लोग लिखते हैं, जो मैंने कहा कि इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन आर इंटर रिलेटेड एंड दे आर द मोस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर एसे। दिस इज़ लाइक अ ट्रिलर ऑफ योर एसे। आप इसमें अपने एसे का ट्रिलर देते हो कि आप डिस्कस क्या करने वाले हो। जो पावरफुल स्टार्ट होता है ना, हीरो की एंट्री, सलमान भाई, शाहरुख भाई, इनकी एंट्री, तो वो है आपका कंटेंट, वो है आपका इंट्रोडक्शन। अब ट्रेलर में आप क्या दे सकते हो, आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोएम डाल सकते हो,
आप एक स्टोरी लाइन डाल सकते हो। जैसे आप देखोगे मैंने फर्स्ट एसे में यहाँ पे एक पोएम से स्टार्ट किया, जो फॉरेस्ट वाला ऐसे था फर्स्ट, वहाँ पे मैंने एक पोएम से स्टार्ट किया। एंड जो मेरा सेकंड ऐसे था वहाँ पे मैंने एक स्टोरी दिया। तो जब मैं स्टोरी दे रहा हूँ तो मेरा कंक्लूजन शुड ऑल्सो एंड ऑन दैट स्टोरी लाइन इट सेल्फ। एंड अगर मैं पोएम से स्टार्ट कर रहा हूँ तो मेरा कंक्लूजन शुड ऑल्सो एंड ऑन अ पोएम लाइन्स। ये इंपॉर्टेंट है। तो ये तो आपका स्टार्ट हो गया। फिर आप वो जो पोएम या स्टोरी लाइन को लिख रहे हो वहाँ पे, तो फिर उसको एक्सप्लेन करो और टॉपिक से रिलेट करवाओ। कीवर्ड्स को एक्सप्लेन करो टॉपिक में। तो दिस फॉर्म्स अ वेरी गुड इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपको दो ही चीज़ करना है, एक एग्जाम्पल दो बढ़िया, एंड उसमें जो भी कीवर्ड्स है टॉपिक में उनको एक्सप्लेन करो। इंट्रोडक्शन आपका 4 पैराग्राफ में जा सकता है, मैक्सिमम 4 पैराग्राफ्स। डोंट एक्सीड मोर देन 4 पैराग्राफ, फिर वो बहुत गंदा लगता है। अब आके देखते हैं कि कैसे करना है इस चीज़ को। लेट्स गो ऑन दैट फर्स्ट टॉपिक। देखो ये जैसे लिखा, फॉरेस्ट क्रिएट्स इट्स ओन ट्रीज, इट डज नॉट वेट फॉर पीपल टू थ्रो सीड्स। तो अब इसमें देखो 4 कीवर्ड्स हैं मेरे पास। एक फॉरेस्ट कीवर्ड है, एक ट्रीज कीवर्ड है, एक पीपल कीवर्ड है और एक सीड्स कीवर्ड है। तो अब ये जो 4 कीवर्ड है, इन चारों कीवर्ड पे मुझे ब्रेनस्टॉर्म करना है कि व्हाट डू आई मीन बाय फॉरेस्ट, व्हाट डू आई मीन बाय ट्रीज, व्हाट डू आई मीन बाय पीपल एंड व्हाट डू आई मीन बाय सीड्स। ठीक है, इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन मैंने स्टार्ट किया एक पोएम से। तो माया एंजेलो थी, जिनकी एक बहुत फेमस पोएम है आई नो वाई अ केज्ड बर्ड सिंग्स। वहाँ पे पोएम की कुछ लाइन, एंड फिर मैंने लिखा कि किस तरह इन्होंने फेमिनिस्ट मूवमेंट को लाइक आगे बढ़ाया। एंड द वुमेन लीडर्स ऑफ द मूवमेंट एक्टेड एज फॉरेस्ट्स, फाइंडिंग देयर ओन सॉइल फॉर देयर आइडियोलॉजिकल रूट्स टू फ्लरिश एंड ग्रो इन टू ट्रीज मच बिफोर द पेट्रियार्कल सोसाइटी सोड द सीड्स ऑफ देयर राइट्स। तो आप समझ रहे हो किस तरह आप एक इशू को अपने टॉपिक से रिलेट करवा रहे हो। कीवर्ड्स को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया, मैंने जस्ट कीवर्ड से एनालॉजीज ड्रॉ किए हैं। ये मेरा फर्स्ट पैराग्राफ था। मेरा देखो सेकंड पैराग्राफ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कीवर्ड्स को। फॉरेस्ट को एक्सप्लेन किया हूँ, फिर ट्रीज को एक्सप्लेन किया हूँ। तो ये आप भी कर सकते हो, ये आपको करना ही है बेसिकली। तो ये आपका इंट्रोडक्शन होगा जिसमें आप कीवर्ड्स को एक्सप्लेन करोगे और आप एक पंचलाइन डालोगे बढ़िया सा इंट्रोडक्शन में। फिर आते हैं बॉडी। अब जो मैंने हेगल का केस बताया, सिंथेसिस एंटीथेसिस एंड थीसिस एंटीथेसिस एंड सिंथेसिस वाला, सेम चीज़ आपको बॉडी में करना है। आपको आर्ग्यूमेंट्स देने हैं सपोर्टिंग द केस। यही टॉपिक ले लेते हैं। फॉरेस्ट क्रिएट्स इट्स ओन ट्रीज, इट डज नॉट वेट फॉर पीपल टू थ्रो सीड्स। ठीक है, तो ये देखो आप बॉडी में आपको 4 पॉइंट्स लिखने हैं। आर्ग्यूमेंट सपोर्टिंग केस, मतलब फॉरेस्ट क्रिएट्स इट्स ओन ट्रीज, वो लोगों के लिए वेट नहीं करता है कि लोग सीड्स फेंकें, वो अपना खुद का खड़ा कर देता है पेड़ जैसे तैसे करके। सेकेंड आर्ग्यूमेंट आएगा व्हाट इफ नॉट द केस, जैसे पीपल आर नॉट थ्रोइंग सीड्स प्लस लेकिन फॉरेस्ट आर क्रिएटिंग इट्स ओन ट्रीज, व्हाट इफ पीपल थ्रो सीड्स। तो आप नेगेट कर रहे हो, जो टॉपिक है ना उस चीज़ को आप नेगेट कर रहे हो, उसके फेवर में आपको आर्ग्यूमेंट्स देने हैं। तो ये हो गया दो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आइडियाज़ ऑफ जनरेशन। थर्ड आइडिया जिस पे आप ऐसे में लिखोगे वो होगा व्हाट कैन बी डन टू अचीव द केस, लाइक व्हाट वी शुड डू, व्हाट अ फॉरेस्ट डज टू क्रिएट इट्स ओन ट्रीज when people does not throw seeds। तो ये आपको लिखना है what can be done to achieve the case and what is the significance in contemporary world। तो ये चारों जो इश्यूज है ना ये आपके ऐसे के बॉडी बनाएंगे। जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल आप ये ले लो,
सेकेंड टॉपिक ले लो, लिटरेचर इज नॉट ओनली अ सोर्स ऑफ नॉलेज बट ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ मॉरल एंड सोशल एक्टिविटी। ये एक स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट के सपोर्ट में आर्गूमेंट लिखना। व्हाट इफ नॉट द केस, अगर इसका नेगेटिव स्टेटमेंट क्या हो सकता है कि लिटरेचर इज ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज एंड इज नॉट अ फॉर्म ऑफ मॉरल एंड सोशल एक्टिविटी। इस केस के फेवर में भी आर्गूमेंट्स लिखना है आपको। अब फिर जो व्हाट कैन बी डन टू अचीव द केस, तो इस केस में हो जाएगा लिटरेचर कैसे बना, हाउ इज लिटरेचर लाइक, ये जो होता है ना कि ठीक है अब तो बोल रहे हो बट उस चीज़ को हम लोग कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे और अचीव कर सकते हैं, उसका इम्पैक्ट कैसे बढ़ा सकते हैं। और सिग्निफिकेंस वही है, फिर आपको एक्सप्लेन करना है लिटरेचर को कि वाई, what is the importance of literature in contemporary world in shaping the moral and social activity। तो इन चारों पॉइंट्स पर अगर आप सोचोगे तो आपका बॉडी बहुत अच्छा हो जाएगा। जो ब्रेनस्टॉर्मिंग की मैं बात करता हूँ ना, वो ब्रेनस्टॉर्मिंग इसी 4 सेक्शन में डिवाइड करके करना, कि जो आपका थीसिस स्टेटमेंट है उसके आर्ग्यूमेंट्स में कुछ सब एग्जांपल्स लिखना, अगर जो एंटी स्टेटमेंट है उसके सपोर्ट में कुछ आर्ग्यूमेंट्स लिखना, व्हाट कैन बी डन टू अचीव द केस एंड सिग्निफिकेंस। तो जैसे आप इसमें देख रहे होगे, यहाँ मैंने स्टार्ट किया माया एंजेलो से। माया एंजेलो इन हर फेमस पोएम आई नो वाई अ केज्ड बर्ड सिंग्स राइट्स। अब ये कहाँ से आया मेरे दिमाग में, आई नो वाई अ केज्ड बर्ड सिंग, क्या मैं सारे पोएम याद करके बैठा हूँ? ऐसा कुछ नहीं है। कुछ पोएम्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड काफ़ी यूनिवर्सल है, उनको आप कहीं भी कोट कर सकते हो। तो मैं उनका एक लिस्ट बता रहा हूँ, आप लोग डेफिनेटली इस लिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। तो एक तो पोएम हुआ इफ, रुडयार्ड किपलिंग। एक पोएम है आपका रोड नॉट टेकन, रोड नॉट टेकन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। एक तो यही हो गया वाई अ केज्ड बर्ड सिंग, माया एंजेलो। एक है रविन्द्रनाथ टैगोर का वेयर माइंड इज विदाउट फियर। एक है इनविक्टस। तो ये पांचों पोएम अगर आपके पास हैं तो आप इसको बहुत जगह कोट कर सकते हो। इनविक्टस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है जिसको नेल्सन मंडेला ने कोट किया था अपने प्रिजन से निकलने के बाद। तो आई नो वाई अ केज्ड बर्ड सिंग्स में मैं यहाँ पे आर्गूमेंट दे रहा हूँ, बट अ केज्ड बर्ड स्टैंड्स ऑन ग्रेव्स ऑफ ड्रीम्स, हिज शैडो शॉट्स ऑन अ नाइटमेयर स्क्रीम्स, हिज विंग्स आर क्लिप्ड एंड हिज फीट आर टाइड, सो ही ओपन्स हिज थ्रोट टू सिंग। अब सेम लाइन्स पे दुई पाखी है एक पोएम बाय टैगोर, उन्होंने भी सेम लाइन्स पे कहा है। तो वहाँ पे वो हाईलाइट करना चाहते हैं कि हम जब अपना इशू जो होता है ना, उसके लिए हमें लाइक हमारे जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए हमें रास्ता खुद से बनाना होता है। इस पोएम का एंटायर एसेंस यही था। फिर वहाँ मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि ये पोएम में उन्होंने क्या कहा है, माया एंजेलो ने क्या कहा है। अब यहाँ देखो, द वुमेन लीडर्स ऑफ द मूवमेंट एक्टेड एज फॉरेस्ट, फाइंडिंग देयर ओन सॉइल फॉर द रिलीजियस आइडियोलॉजिकल रूट्स टू फ्लरिश एंड ग्रो इनटू ट्रीज। यहाँ पे लोगों ने आके उनको लाइक पीपल डिडंट थ्रो सीड्स फॉर द मूवमेंट टू फ्लरिश, लोग बल्कि मूवमेंट को क्रश भी करना चाह रहे थे, बट उन्होंने लिटरेचर के तहत पब्लिक मीटिंग्स करके इस मूवमेंट को काफ़ी आगे बढ़ाया। और इसीलिए आज हम लोग देखते हैं कि वुमेन राइट्स पे बातें भी होती हैं। नेक्स्ट देखो, द पोएम रोड नॉट टेकन, फिर ये भी वहीं आता है, फिर से एक रेफरेंस। फिर मैं कीवर्ड्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, या फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है। तो फॉरेस्ट रेफर टू दीज ऑब्जेक्ट्स बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग हु आर बीइंग फेस्ड बाय चॉइसेस अबाउट देयर फ्यूचर। बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, क्योंकि इसके बाद मैं एग्जाम्पल लेने वाला हूँ, लिखने वाला हूँ अर्थ का। अब अर्थ एक नॉन लिविंग एंटिटी है, बट उसने भी, आप सोचो यार, अर्थ जब हुआ था तब वहाँ भी ऑक्सीजन वगैरह कुछ था नहीं, तो अर्थ ने फेवरेबल कंडीशंस बनाए, ऑक्सीजन बनाया, लाइक सपोर्टिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आए, फिर वहाँ से लाइफ का इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो इसीलिए ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब।
कीवर्ड्स बहुत मैटर करते हैं. द सराउंडिंग्स एक्ट एज आइदर एज इनेबलर्स और डिसेबलर्स डिपेंडिंग अपॉन द प्रिवेलिंग कंडीशंस. In case the surrounding acts as disablers, the forests must find their own soil to grow and nurture their choices and turn it into a beautiful fruit bearing tree. तो आप समझ रहे हो कि फॉरेस्ट के पास भी दो कंडीशंस होंगे कि कुछ इनेबल करेगा कि खुद का ट्री ग्रो करो, कुछ कंडीशंस डिसेबल करेंगे. बट फॉरेस्ट को, ये फॉरेस्ट के ऊपर है कि उसको चॉइसेस सही लेके इनेबलर्स को यूज़ करके ब्यूटीफुल फ्रूट बियरिंग ट्री बनाना है. अब यहाँ फिर वही कि फिर से एक एग्जांपल ह्यूमन काइंड का, जो ह्यूमन हिस्ट्री रही है ह्यूमन काइंड की, उन्होंने कैसे अपने रास्ते बनाए टू डोमिनेट द फूड चेन. बट उस फूड चेन को डोमिनेट करने के चक्कर में उन्होंने सोसाइटी बनाया, रिलीजन बनाया, लैंग्वेज बनाया. बट आज के डेट में हम देखते हैं कि नेशंस, मनी, वॉर्स, ये जितने भी ऑल्टरनेट रियलिटीज़ होते हैं ना हमारे ह्यूमन वर्ल्ड के, हमने उन सब को बनाया ताकि हम एक अच्छे लाइफ जी सकें. बट फिर से क्वेश्चन वही आता है, क्या हम सब अच्छा लाइफ जी रहे हैं? पॉवर्टी आज भी है, इलिटरेसी आज भी है और इनइक्वालिटीज़ आज भी हैं. ठीक है, तो आप क्वेश्चन करते हो अपने स्टेटमेंट को, आप फिर क्वेश्चन करते हो कि नहीं, फ्रूट्स ट्रीज तो हमें बनाने हैं बट अच्छे ट्रीज बनाने हैं. तो ऐसे फिर आप उस डायरेक्शन में ले जाते हो वहाँ पे. अब देखो, ये सब जो आर्ग्यूमेंट्स पे सोच दे रहा हूँ ना यहाँ पे, एग्जाम टाइम में ये सब आर्ग्यूमेंट्स सोचना थोड़ा टफ है. तो इसलिए आप लोग से एडवाइस करूँगा कि आप लोग एसेस पहले पढ़िए, ब्रेनस्टॉर्म कीजिए अराउंड 30-40 एसेस. उसके बाद जाके आप अपना व्यू पॉइंट बनाइए. अर्थ का एक एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा हूँ. मेरा सेकंड एग्जांपल है डेनिसोवन मैन, जो केव मैन था. उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे हुआ. फिर एक, ये दो एग्जांपल के बाद मैं फिर एक आर्ग्यूमेंट देता हूँ that Indian history is rife with examples of various personality who created their own trees. Some even created trees out of infertile seeds sown by society at large. फिर इस पर्टिकुलर आर्गुमेंट के रेफरेंस में मैं ये बताता हूँ कि किस तरह उन्होंने अपना ट्री ग्रो किया इनफर्टाइल सीड्स से भी. इनफर्टाइल सीड्स मतलब हो गया कि आपका सीड्स भी सपोर्ट नहीं कर रहा है आपको, बट फिर भी आप वहाँ पे ट्री ग्रो कर रहे हो. तो फिर इस आर्ग्यूमेंट के लाइन्स पे एग्जांपल बाबर का डेफिनेटली, किस तरह उन्होंने बड़े बड़े इब्राहिम लोदी और राणा सांगा की आर्मी को हराया जिहाद का कॉल देके. इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, बहुत जगह कोट कर सकते हो आप. अब यहाँ पे इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल को मैंने लिंक किया है जो डिक्लेरेशन ऑफ 2023 हुआ है एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, उससे. तो इससे ये समझ में आ रहा है दैट आप मल्टीपल टॉपिक्स को लिंक कर सकते हो एक साथ. काफ़ी अच्छा लगता है वो, दिख के काफ़ी अच्छा आता है बाहर में. 6th एग्जाम्पल भीमराव अम्बेडकर, आप लोग सब जानते हो उनके स्टोरी से. तो आप समझ रहे हो ना कि ये फॉरेस्ट ट्रीज का एग्जाम्पल से लेके मैंने कहाँ कहाँ से रिलेट करवाया है इस चीज़ को. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिस तरह आया, वो भी तो एक एमलगमेशन था ना वहाँ पे. तो यहाँ मैंने लिखा था कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ ब्यूटीफुल एवरग्रीन ट्री. ये सब जो मेटाफर्स है ना, ये आपको यूज़ करने हैं. टॉपिक से मेटाफर्स उठाओ, ट्री के अराउंड खेलो, फॉरेस्ट के अराउंड खेलो, ऐड फ्यू वर्ड्स हियर एंड देयर, ऊपर नीचे. काफ़ी अच्छा निखर के आएगा फिर आपका ऐसे. उसके बाद फिर कोविड से जो, ये आप पढ़ लेना उसके बाद आगे. ये मेरा एंड ऑफ कंक्लूजन था, लाइक जो प्री कंक्लूजन होता है ना, उससे पहले एक स्टेटमेंट देता है हम लोग, फाइनल नेल इन द कॉफिन जिसको बोलते हैं, वो ये था कोविड सिचुएशन. और जो ये लाइन जो आप लिखोगे ना, जो लास्ट कंक्लूजन है जस्ट पहले वाले पैराग्राफ, उसको आप एकदम करंट सिचुएशन से रिलेट करके लिखना, उससे काफ़ी अच्छा इंप्रेशन जाता है. एंड सिंस मैंने पोएम से स्टार्ट किया था तो मुझे एंड भी करना था पोएम से. ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे होगे यहाँ पे मैंने पोएम से एंड किया इस चीज़ को. द पोएम इफ बाय रुडयार्ड किपलिंग प्रेजेंट्स. इफ पोएम लिखा मैंने कि किस तरह अगर कंडीशंस आपके फेवर में नहीं है तो आप को कैसे उस सिचुएशन को डील कर रहा है. तो ये हम लोग का ऐसे इस लाइंस पे कंक्लूड होगा.
तो अब जितना मैं बताऊँ कि ये एग्जांपल्स या आर्गूमेंट्स फिर इसको उस स्पेस मैनेजमेंट में करना वो 2 पैराग्राफ में, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। तो जो एक्सरसाइज मैं आज ये देता हूँ कि मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे कुछ अच्छे ऐसे शेयर करूँगा, आप लोग उन एसेज को पढ़ना। लाइक आप लोगों के पास टास्क ये रहेगा, लाली लाएगा लाई यार, लाली लाएगा लाई। तो 3 टास्क रहेगा आपके पास। एक ब्रेनस्टॉर्म करना है आपको टॉपिक्स पे जो मैं ऐसे शेयर करूँगा आपके पास। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, उन एसेस को पढ़ना है। फिर उन एसेस को पढ़ने के बाद आप जो ब्रेनस्टॉर्म किए हो उस चीज़ को एनालाइज करना कि आप जो ब्रेनस्टॉर्म किए हो और जो ऐसे लिखा गया है उसमें कितना सिमिलैरिटी है, कितना ये है। तो ऐसे अराउंड 15 to 20 एसेज होंगे जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इसको पढ़ने के बाद फिर आपके अंदर वो चीज़ आ जाएगा कि ऐसे लिखते कैसे हैं, ऐसे को अटैम्प्ट कैसे करता है। फिर से उसके बाद आप लिखना स्टार्ट करना या फिर जहाँ भी आपको ज्वाइन करना है। तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू फॉर योर टाइम। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।